औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहुस समद, लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद। वेलकम टू प्री ओरिएंटेशन क्लास ऑफ इंग्लिश एसे। आई एम शरिया राना। इंग्लिश एसे सीएसएस और पीएमएस की मार्केट में एक नाइटमेयर के तौर पे डील किया जाता है। इसको नाइटमेयर बना दिया जाता है। हम डायरेक्टली बात करेंगे सीएसएस 2026 के जो पर्चे आए हैं उसमें कुछ अपेरेंट तब्दीलियां हुई जिसकी वजह से आपको मार्केट में कुछ सवालात उठते हुए नजर आए और उनके जवाबात भी आपको बहुत से लोग देते हुए नजर आए। आपने यकीनन ये सुना होगा कि सीएसएस के रूल्स बदल गए। एसए को लेके आपका ये बिलीव हो सकता है कि सिर्फ स्ट्रक्चर सीख लो तो तुम्हारा एसए हो जाएगा और इवन तुम हाई मार्क्स भी ले सकते हो। कंटेंट तो तुमने खुद बनाना है और उसको तुम मैनेज करते रहोगे। देखो, तुमने सेपरेट दूसरे सब्जेक्ट्स भी तो पढ़ने हैं, तो वहां से नॉलेज तुम्हें आता जाएगा। सो लेट मी नरेट अ स्टोरी हियर। एक जंगल था जहां पे हर साल एक बड़ा शिकार होता था। जंगल का बादशाह शेर सब जानवरों को जंगल में एक खुले मैदान में जमा करता और कहता कि जो शिकार करेगा वही जिंदा रहेगा। सालों से एक ही रूल था, शिकार तब मिलेगा जब तुम निशाना लगाओगे, सही लगाओगे, हवा का रुख देखकर लगाओगे, जमीन की सतह को देखोगे और फिर वार करोगे। लेकिन ज्यादातर जो जानवर थे वो शॉर्टकट्स ढूंढते थे। वो दाव लगाना जान गए थे, दाव पेच से काम लेते थे। कोई जोर से चिल्लाते थे, कुछ बस दूसरों को देख के नकल करते थे। फिर एक दिन उस शेर ने, उस जंगल के बादशाह ने उस रूल को थोड़ा सा क्लियर करके लिख दिया कि इस बार जो शिकार करेगा वो पहले निशाने को ऑब्जर्व करेगा, उसको पार्ट्स में समझेगा, उसके हिस्सों को समझेगा, फिर स्ट्रेटेजी बनाएगा, फिर वार करेगा। रूल वही था, बस लफ्ज ज्यादा सीधे हो गए थे। जंगल में एक क्योस मच गया। तोता बोला शिकार का तरीका बदल गया। मंकी ने कहा पुरानी प्रैक्टिस काम नहीं करेगी। फॉक्स ने फौरन से एक नैरेटिव बना लिया और अपने घर के बाहर एक बोर्ड लगा दिया जिस पे लिखा था न्यू हंटिंग टेक्निक्स, इमरजेंसी सर्वाइवल ट्रेनिंग। वहां पे एक अक्लमंद उल्लू भी रहता था। उसने कहा यार, शिकार कभी जोर से नहीं मिलता, शिकार समझ से मिलता है। शिकार का दिन आया। जो सिर्फ दाव पेच लगाना जानते थे थक गए, जो चीखना चिल्लाना जानते थे या उसमें माहिर थे वो भूखे रह गए, जो ट्रिक्स बेच रहे थे वो खुद फंस गए। और जिसने निशाना देखा फिर वही जमीन समझी, हवा को पड़ा, फिर वॉर किया, उसको शिकार पक्का पक्का मिल गया। अब दोबारा वहां पे शेर आता है। वो कहता है मैंने कभी भी जंगल का शिकार नहीं बदला, मैं सिर्फ ये देखना चाहता था कि कौन समझ के वार करता है और कौन सिर्फ दाव लगाता है। फिर शेर ने बड़ा रोबदार आवाज में उनको कहा कि जब आपका जो जंगल है उसमें अचानक से शोर बढ़ना शुरू हो जाता है कि रूल बदल गए, रूल बदल गए, मैंने तो उनको क्लियर किया था। लेकिन शिकार उन्हीं को मिला जो टारगेट को डायसेक्ट करते हैं। सो ऐसे भी उस जंगल का शिकार है। टॉपिक तुम्हारा निशाना है, वेरिएबल्स जो हैं उसके वो हवा का रुख है, स्ट्रक्चर तुम्हारी स्ट्रेटेजी है और आर्गुमेंट्स तुम्हारा वार है। जो समझ के नहीं लिखता, जो समझ के शिकार की तरफ नहीं बढ़ता, उसको वो शिकार नहीं मिलता।
ये एक मिथ है कि एफपीएससी ने रूल्स बदल दिए। बहुत से एस्पिरेंट्स इस पे बिलीव रखते हैं कि पैटर्न, रूल्स और एक्सपेक्टेशन ही बदल के रह गई। हमें इस पे बहुत क्लियर होना होगा कि एफपीएससी ने कोई रूल नहीं बदला, कुछ चेंज नहीं किया, सब कुछ वही है, सिर्फ उसने ऊपर अल्फाज बदल दिए। अब इसकी लॉजिक, इसका एविडेंस क्या है? हमें जाना होगा सिलेबस के अंदर, जो हमें एफपीएससी खुद प्रिस्क्राइब करता। सबसे पहले आपने उसी सिलेबस को जो एफपीएससी की अपनी वेबसाइट पे पढ़ा हुआ है उसको फॉलो करना है, उसको पढ़ना है गौर से, वो चाहे किसी भी सब्जेक्ट का हो। वो आपको शुरू में क्या देता है कि हो सकता है कि मैं तुम्हें एक या एक से ज्यादा ऐसे लिखने को दे दूं। अभी तक ऐसा हुआ नहीं, लेकिन हो सकता है कि अगले कुछ सालों में वो किसी एग्जाम में कह दे कि यार 2 एसेज लिखो, 50-50 नंबर के। हो सकता है वो कह दे 2 ऐसे लिखो, एक 30 का, एक 70 का। हो सकता है, क्योंकि उसने क्लियरली यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि कैंडिडेट्स विल बी रिक्वायर्ड टू राइट 1 और मोर ऐसे। अब किसी साल ऐसा हो गया तो सब फिर ढिंडोरा पीटना शुरू कर देंगे कि लो जी, एफपीएससी ने तो तरीका ही बदल दिया। आपको वाइड चॉइस फिर भी दी जाएगी। अब इस दफा जो इंस्ट्रक्शंस बदल गई, वो कोई हवा से नहीं नाजिल हो गई, आसमान से नहीं उतर गई। वो पहले ही उस सिलेबस में मौजूद हैं जो एफपीएससी ने आपको दिया। सबसे पहले वो कहता है कि यार, मुझे तुम्हारा कॉम्प्रिहेंसिव एंड रिसर्च बेस्ड नॉलेज चाहिए। अब इन वेरिएबल्स को ना मैं आज आपको समझाऊंगा कि ये हैं क्या। कॉम्प्रिहेंसिव एंड रिसर्च बेस्ड नॉलेज ये होती है जी एग्जैक्ट रेफरेंसिंग। और ये कब आती है? रीडिंग से, रिसर्च करने से, खपने से। आर्टिकुलेशन क्या है? अब ये जो आपके पास रिसर्च आ गई है, उसके ऊपर जो टॉपिक कोई भी वो देगा तो आर्टिकुलेशन वो चेक करेगा। आर्टिकुलेशन क्या होती है? आर्टिकुलेशन होती है अपनी थॉट्स को आसान वे में एक्सप्रेस करना, लिख के, लफ्जों का मोहताज हो। आर्टिकुलेशन क्या है? ईज ऑफ एक्सप्रेसिंग थॉट्स। थॉट्स, ये थॉट्स कब बनते हैं? जब कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च बेस्ड नॉलेज होता है। एक्सप्रेशन क्या है? एक्सप्रेशन इज सिंपली चॉइस ऑफ वर्ड्स प्लस सेंटेंस स्ट्रक्चर। आप किसी बच्चे ने अगर कभी ग्रामर पढ़ी हो तो उसको पता होगा कि सेंटेंस स्ट्रक्चर की टाइप्स होती हैं। वो होता है सिंपल सेंटेंस स्ट्रक्चर, कंपाउंड सेंटेंस स्ट्रक्चर, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर। तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर की टाइप्स हैं जिसमें आप अपनी अंग्रेजी लिखते हो। फिर है जी टेक्निकल ट्रीटमेंट। टेक्निकल ट्रीटमेंट में पूरे का पूरा आपका ऐसे आ जाता है कि आप किस तरह से उसका थीसिस डेवलप करते हो, किस तरह से उस थीसिस पे आउटलाइन बनाते हो, फिर उस आउटलाइन के ऊपर कैसे मेन बॉडी डेवलप करते हो। दिस इज द टेक्निकल ट्रीटमेंट। अब ये प्रीवियस इंस्ट्रक्शंस थी, ये इस दफा की इंस्ट्रक्शंस है, तो अब हम इसको पढ़ते हैं कि उसने क्या कोई नई बात कर दी थी। वो कहता है कि यार, किसी एक टॉपिक पे लिखो, मैं तुमसे एक्सपेक्ट करता हूं कि तुम अच्छे से समझोगे, कॉम्प्रीहेंड करोगे उस सब्जेक्ट इशू को जो ये नीचे वाले टॉपिक्स में दिया गया, उसे आर्टिकुलेट करोगे। ये आर्टिकुलेशन उसने लिखा हुआ है पहले सिलेबस में। ए कैंडिडेट्स आर्टिकुलेशन विल बी एग्जामिन्ड। तुम आर्टिकुलेट करोगे किसको? अपने स्टांस को, जो कि ऑलरेडी टेक्निकल ट्रीटमेंट का पार्ट है। ये थीसिस, स्टांस, ये टॉपिक पे कोई ना कोई स्टांस लोगे ना, फिर ही लिखोगे। वैलिड आर्ग्यूमेंट्स एंड क्लियर आइडियाज, इसके बगैर कैसे बात करोगे तुम? ये जो अपनी थॉट्स को तुम एक्सप्रेस करोगे, ये जो आर्टिकुलेशन है, जब तक तुम्हारे पास वैलिड आर्ग्यूमेंट्स नहीं है,
क्लियर आइडियाज नहीं है तो कैसे उसको एक्सप्रेस करोगे? रेलिवेंट डाटा फिर होना चाहिए उसको सपोर्ट करने के लिए, एग्जांपल्स भी होनी चाहिए। फिर उसने आगे वही चीज रिपीट कर दी, और आर्टिकुलेशन, एक्सप्रेशन एंड टेक्निकल ट्रीटमेंट ऐसे विल बी एग्जामिन्ड। तो ये कौन सी कोई नई बात कर दी उसने? एग्जामिनर वो शेर है जिसने सिर्फ लफ्ज बदले, उसने कहा शिकार ऐसे करना है। वो इतना तंग आ चुका है बेचारा कि उसने इस दफा खोल के हर चीज लिख दी। और प्रीवियस इंस्ट्रक्शंस में जो वो आपको तरीके बताया करता था, तरीके क्या थे? वो कहता था तुम एक्सपोजिशन दिखाओ, आर्ग्यूमेंटेशन दिखाओ, डिस्क्रिप्शन दिखाओ, नरेशन दिखाओ। अभी भी वही तरीके हैं। तुम किसी जगह पे अपने स्टांस को एक्सपोज करोगे, कहीं पे आर्ग्यूमेंट करोगे किसी पैराग्राफ में। अब ये क्या है क्या नहीं, ये 8 महीने आपने मेरे साथ यही सीखना है। कहीं पे डिस्क्राइब करोगे उसको, डिस्क्रिप्शन के जरिए डिस्क्राइब करते हुए चलोगे। कहीं पे नरेट करोगे, जैसे मैंने लेक्चर के शुरू में ही एक स्टोरी नरेट की। आपकी जिंदगी का हर हर लम्हा एक ऐसे है, आप ऐसे की तरह जी रहे हो। आपकी पूरी लाइफ एक ऐसे है जिसका स्टार्ट, अगर आप किसी को बयान करना चाहो तो एक कहानी है। कहानी से करोगे जरा एंगेजिंग हो जाएगा। नरेशन उसने कहा है, अभी भी तुम ये चीजें लिखोगे उस ऐसे में, अगर उसने इस दफा नहीं लिखी ना ये, तो ये इसकी डॉर्मेंट कंटेंशन बन गई। डॉर्मेंट कंटेंशन, छुपी हुई बात जो उसने लिखी नहीं लेकिन ये मौजूद थी, कि यार ये तुम आर्टिकुलेट कैसे करोगे? कहीं नरेशन दिखाओगे, कहीं आर्ग्यूमेंटेशन दिखाओगे, कहीं डिस्क्रिप्शन दिखाओगे, कहीं एक्सपोजिशन दिखाओगे, फिर ही आर्टिकुलेट कर सकते हो ना। ये तुमने एक्सप्रेस करने हैं अपने आइडियाज, और एक्सप्रेस करना आइडियाज को राइटिंग में इन्हीं डिस्कोर्सिस के थ्रू होता है। इन्हीं डिस्कोर्सिस के थ्रू होता है। ये तरीके हैं बात करने के, कभी कहानी बना के, कभी आर्गुमेंट बना के, कभी डिस्क्राइब करके, कभी कुछ एक्सपोज करके। तो ये तरीके फिर वही थे, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तुम्हारी आर्टिकुलेशन उसने देखनी है, जो उसने ये पेपर, जो ये एफपीएससी तुम्हें सिलेबस देता है ऐसे का, उसने उसमें क्लियरली बताया हुआ है कि ये मैं देखूंगा। तुम्हारी आर्टिकुलेशन, एक्सप्रेशन, टेक्निकल ट्रीटमेंट, टेक्निकल ट्रीटमेंट में हर चीज आ जाती है। तुम्हारी थीसिस डेवलपमेंट, कैसे तुमने थीसिस डेवलप किया उस टॉपिक पे, कैसे आउटलाइन बनाई, फिर कैसे उस पर बॉडी डेवलप की। तो कुछ भी नया नहीं था। बस वो इतना तंग आया हुआ था कि उसने खोल कर, वो शेर इतना तंग आया था, वो चेक करना चाह रहा था बेसिकली, उसने खोल कर लिख दिया सब कुछ। तो जिनको पहले कुछ नहीं पता था, उन्होंने ढिंडोरा पीटना शुरू कर दिया। समझ आ रही है बात? बात समझ आती है? आप मुझे चैट में बता सकते हैं खुल के, बात समझ आती है? चलो, वेरी गुड। कोई क्वेश्चंस होंगे आपके? आप लिख के साइड पे रख लीजिएगा। मैं आपके एड्रेस करूंगा एंड पे, एक एक चीज को, एक एक बात को, एक एक वर्ड को। तो ये मासूम से टॉपिक्स थे सारे। अब ये डेलिब्रेट, ये जो उसने इंस्ट्रक्शंस इस दफा खोल के अंग्रेजी बदल दी ना यार, उसने उसने अपना थॉट ऐसे एक्सप्रेस कर दिया, उसने अपना एक्सप्रेशन बदल लिया इस दफा। उसने आर्टिकुलेशन बेहतर कर दी, और कि यार बच्चा कंफ्यूज ना हो, मैं उसे और तरह से बता देता हूँ। चल ऐसे कर ले यार, किसी तरह तू कर ले जो मैं चाहता हूँ, जो तुझे मैंने लिख के दिया हुआ है 2016 से इस सिलेबस में, तू किसी तरह तो कर ले। इसके बाद बस कॉल करनी रह जाती है एग्जामिनर की, कि मेरा बच्चा ये करिए ऐसे में। सब्जेक्ट मैटर इज कॉम्प्रीहेंसिव एंड रिसर्च बेस्ड नॉलेज, ये सब्जेक्ट मैटर है। उसके बाद इस कॉम्प्रीहेंसिव एंड रिसर्च बेस्ड नॉलेज की उसने आर्टिकुलेशन देखनी, एक्सप्रेशन और टेक्निकल ट्रीटमेंट देखना है, जो उसने गिवन टॉपिक दिया उसके ऊपर। दैट्स इट। 2 लाइनों में उसने पूरी दुनिया समो दिया है। एक, दो, तीन, चार, पांच, 5 लाइनों में। अब चाहे तो ये प्रीवियस इंस्ट्रक्शंस होती, या फिर ये नई वाली न्यू इंस्ट्रक्शन जो उसने लिखी, न्यू इंस्ट्रक्शंस तो नहीं खैर,
ये बेटर आप कह लो कि एक्सप्रेस्ड हैं, बेटर आर्टिकुलेटेड हैं। न्यू कहना गलत होगा। आउटलाइन भी वो लिख देता है कि बनाओ, जरूरी है। कॉम्प्रिहेंसिवली लिखो। अब ये डेलिब्रेट करता है कि यार ठीक है, इंग्लिश एसे, इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी का भी टेस्ट है, यस इट इज। अंग्रेजी आती होगी तो फिर ही लिख पाओगे ना, लिख के बातें करनी है, उससे फोन तो नहीं करना उसको। लेकिन ज्यादा, मोर क्या है ये? दिस इज evaluation of your intellectual depth and critical reasoning। ये आती है आपकी फिर जब कॉम्प्रिहेंसिव रिसर्च बेस्ड नॉलेज डेवलप होती है। इसी चीज का पार्ट है आपकी ये की टर्म्स। इवेल्युएट करना, एनालाइज करना, डिस्कस करना, एग्जामिन करना, ये आपके बाकी अदर एग्जाम्स में भी ये नॉलेज टेस्ट होता है। ये जो टर्म्स हैं, क्रिटिकल इवेल्युएट करना क्या है यार? सबसे पहले एक्सप्लेन करो, फिर पॉजिटिव्स डिस्कस करो, नेगेटिव्स डिस्कस करो, फिर एक फाइनल ओपिनियन बनाओ, ये होता है क्रिटिकल इवेल्युएट करना। एनालाइज करना क्या होगा? डिवाइड करो कंपोनेंट्स में, पार्ट किसी भी टॉपिक को, ईच पार्ट को लॉजिकली एक्सप्लेन करो, शो कॉज और इफेक्ट, आपका कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को शो करो। सॉरी, वो शो कॉज में चला गया जो सरकारी दफ्तरों में होता है ना, कोई आप मिस्टेक कर दो तो वो कहते हैं कॉज शो करो, क्यों किया, तुम्हें 2 दिन दिए जाते हैं, शो कॉज नोटिस नहीं होता। तो वो चल रही होती है माइंड में चीजें। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप दो इसमें। डिस्कस में क्या होगा? एक्सप्लेन करो, डिफरेंट व्यू पॉइंट्स प्रेजेंट करो, आर्ग्यूमेंट्स को रीजनिंग के साथ सपोर्ट करो, बैलेंस्ड लेके चलो डिस्कशन में। एग्जामिन में क्या होगा? इन्वेस्टिगेट करना इशू को, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स को एक्सप्लेन करना है, डिटेल्ड रीजनिंग देनी है, और कभी कभी आपको लाइट जजमेंट भी देना पड़ सकती है। ये आपके बाकी पेपर्स में ये भी चीजें कब आती हैं आपको? जब आपके पास नॉलेज होता है। जब नॉलेज ही कोई नहीं, तो यार क्या लिखोगे? जब कोई बात ही नहीं करने के लिए, तो क्या लिखोगे? तो ये नॉलेज ओवर द नाइट डेवलप नहीं होता। आपको मार्केट में बहुत से सेशंस मिलते हैं, 2 महीने पढ़ लो हमसे, 1.5 महीना पढ़ लो हमसे, 1 महीने का क्रैश कोर्स, दैट विल ओनली क्रैश यू एंड योर सोल। और मजेदार बात यह है कि उस 2, 1.5, 2.5 महीने में आपको जो चीजें करवाई जा रही होती हैं स्ट्रक्चर से रिलेटेड, वो सिर्फ एक सिटिंग की मार होती हैं, एंड दैट इज नॉट वर्थ चार्जिंग अ पेनी। एक सिटिंग, सिर्फ और सिर्फ एक सिटिंग। समझ आती है? तो इसीलिए मैं स्टूडेंट को अपने साथ एक जर्नी में, एक सफर में जोड़ता हूं कि मेरे साथ सफर गुजारो यार। वो आपने अक्सर बड़ों को सुना होगा ना, सियाणिਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ सुनिया होएगा कि किसी ਨੂੰ जानना होए ना तो ਉਹਦੇ ਨਾਲ सफर करो। उर्दू वाला जर्नी गुजारो, किसी को जानना हो, इफ यू वांट टू नो समवन, तो उसके साथ सफर करो। तुम उसके बगैर नहीं जान सकते। अच्छा, अब इसमें वेरी स्ट्रेट फॉरवर्डली स्टूडेंट मेरे साथ सफर भी करता। क्यों? क्योंकि उसको इंटेलेक्चुअल चैलेंज मिलता है, और जब उसको ये मिलता है तो फिर ही उसकी डेवलपमेंट होती है, अदरवाइज डेवलपमेंट नहीं होती। अब इसी 8 महीने या 9 महीने के जो सफर के समरात हैं, वो आपको मैं हल्के से दिखा देता हूँ, बता देता हूँ। इस दफा के पेपर में ही पहला टॉपिक आया, हम ऑलरेडी डिटेल में पॉपुलेशन एक्सप्लोजन के अंडर, और एक और टॉपिक हमने किया था कि डेवलपमेंट अगर एनजेंडर्ड नहीं है तो वो एंडेंजर्ड है। तो ये दोनों ऑब्वियसली जो भी हम कर रहे होते हैं वो इम्प्रोवाइज करना होता है अपनी क्लास उसमें पेपर में जाके। टॉपिक अगर सेम वो भी आ गया ना जो हमने ऑलरेडी पहले किया हुआ है, तो फिर भी आपको इम्प्रोवाइज ही करना पड़ेगा। इतना रट्टा तो किसी का भी अच्छा नहीं कि एक एक चीज याद रह जाएगी। हो सकता है अच्छी हो, लेकिन फिर भी एग्जाम प्रेशर इतना होता है
कि आप चीजें भूल जाते हैं। ठीक है, तो आपको इम्प्रोवाइजेशन, वो इम्प्रोवाइजेशन कब आती है? ऑब्वियसली जब आपका नॉलेज डेवलप होता है, जब आपकी पहले से क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप हुई होती है। दूसरा टॉपिक था कि जो समंदरों को कंट्रोल करे जी वो दुनिया पे राज करेगा, तो हमने एक ब्लू इकोनॉमी भी देखा हुआ था जी। एग्रीकल्चर सेक्टर, मैं खुद अग्रेरियन हूँ। मुझे हंसी आती है जब मैं देखता हूँ एग्रीकल्चर किसी और को पढ़ाता हुआ मार्केट में। तो वो क्या ही एग्रीकल्चर बेचारे पढ़ा रहे होते हैं, उनको पता ही नहीं कि सब डोमेन्स में जाके किस तरह से आपने देखना है। तो क्रिटिकल इश्यूज ऑफ एग्रीकल्चर हर साल मेरा स्टूडेंट मेरे साथ करता है, और बड़ा इन डेप्थ करता है। मल्टीपोलैरिटी की बात हुई किसी टॉपिक में, तो टेक्नो नेशनलिज्म हम ऑलरेडी कर चुके थे। मेनेस ऑफ बेगरी को काउंटर करने का टॉपिक आ गया, तो ये एक सोशियो इकोनॉमिक ब्रॉडर डोमेन में हमने इसको देखते हुए पॉवर्टी इन पाकिस्तान में ऑलरेडी कवर किया हुआ था। फिर उसने एक रियलिस्टिक पहलू मारा आईआर का, कि नेशंस के भाई दुश्मन या दोस्त नहीं होते, उनके सिर्फ इंटरेस्ट परमानेंट होते हैं। मैंने स्टूडेंट्स को ये टॉपिक करवाया था कि जो 2025 में वॉर्स हो रही हैं, ये क्या कोई नई बात आ गई है या तो फिर कोई पुरानी चीज ही चलती आ रही है? तो ये वही था जी कि वो अपने ऑब्जेक्टिव्स और अपने इंटरेस्ट्स वो उनके सेम रहते हैं, ये परमानेंट है, उसी को लेके चल रही होती है, कोई नई बात नहीं है। लोकल गवर्नमेंट पे आ गया, ये सीएपीए में भी चीजें चल रही होती हैं। और इस पे हमने ऑलरेडी एक टॉपिक भी किया हुआ था कि डेवलपमेंट ट्रजेक्टरी जो है वो बैड गवर्नेंस और सिस्टमिक करप्शन की वजह से तजब्जब का शिकार रहती है। फिर ये देयर इज नथिंग सो लाइकली टू प्रोड्यूस पीस एज टू बी वेल प्रिपेयर्ड टू मीट एन एनिमी। ये हमने आखिरी महीने में एक टॉपिक किया था, पीस थ्रू स्ट्रेंथ, कि भाई बगैर स्ट्रेंथ के आप पीस नहीं डेवलप कर सकते जिंदगी में। इसमें डिफरेंट डोमेन्स में हमने देखा था, सिर्फ वॉर वॉर नहीं खेलते इसमें। और पोलिटिसाइजिंग ऑफ स्पोर्ट्स न्यू चैलेंज जो बढ़ रहा है आजकल, आप देखते नहीं हाथ नहीं मिला रहे जी क्रिकेटर्स, तो ये स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट एंड पीस हम बड़ी डिटेल में कर चुके थे। तो इसीलिए मैं टॉपिक्स जो मेरे साथ 8 महीने मैं जोड़ता हूँ ना बच्चे को, तो वो मेरे साथ कोई तकरीबन 40+ टॉपिक्स ये अक्टूबर तक मेरे साथ वो कर लेता है। उसके बाद फिर आखिरी मंथ में नवंबर दिसंबर में या फिर दिसंबर जनवरी में मैं एक नया टॉपिक्स का सेशन, उसमें 10 या फिर 15 टॉपिक्स में और मजीद स्टूडेंट्स को करवाता हूँ। ये मुझे दोबारा ज्वाइन करना पड़ता है जी स्टूडेंट को, क्योंकि अभी कमिटमेंट होती है 40+ की अक्टूबर तक। ये जो नेक्स्ट होंगे वो न्यू होंगे बिल्कुल, क्योंकि मैं उन सोर्सेज को देख रहा होता हूँ। अब ये एसए की भी तैयारी कोई महीना 2 महीने में इसलिए नहीं होती कि यार एग्जामिनर उन सारे सोर्सेज को देख रहा होता है जो इवॉल्व कर रहे होते हैं विद टाइम। ये रैशनल है स्टूडेंट को जोड़ने का। और नॉलेज डेवलपमेंट भी कोई 2 दिन का ओवर द नाइट का खेल तो नहीं है ना, वो इवॉल्व होना है, वो डेवलप होना है, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें इवॉल्व होती हैं, सोर्सेज लिख रहे होते हैं चीज़ों पे, सरकमस्टांसेस दुनिया में डेवलपमेंट्स हो रही होती हैं। तो मैं भी देख रहा होता हूँ कि सोर्सेज किस चीज़ पे लिख रहे हैं, ऑथेंटिक सोर्सेज बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स किस पे लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, क्यों लिख रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं। तो फिर मैं वहां से टॉपिक्स को डेवलप कर टॉपिक्स बनाता हूँ और अपने स्टूडेंट्स को करवा देता हूँ। मैंने कभी ये दावे नहीं किए कि मेरे टॉपिक्स आ जाएंगे, वो आ जाते हैं, वेल एंड गुड। पिछले साल भी पूरे आ गए थे, इस साल भी पूरे आ गए, उससे पिछले साल 7 आ गए थे, उससे पिछले साल 5 आ गए थे, उससे पिछले साल वाले मुझे याद नहीं है कितने थे कितने नहीं, क्योंकि चीजें हर टाइम पे बदल रही होती हैं। अब एक ट्रैप होता है जिसमें स्टूडेंट फंस जाता है। पहले 3 महीने तो स्टूडेंट की एक्साइटमेंट ही नहीं खत्म होती, बड़ा मोटिवेटेड होता है, एक्साइटेड होता है, जरूर देख रहा होता है बड़ा उसको कि मैं तैयारी कर रहा हूँ जी, बीइंग एन एस्पिरेंट। एस्पिरेंट होना भी एक टैग है जी, बड़ी आपकी इज्जत होती है आपकी फैमिली में भी, आपकी गैदरिंग्स में, सराउंडिंग में, कि मैं एस्पिरेंट हूँ, तैयारी कर रहा हूँ। वो ऐसे ही गुजर जाते हैं, पहले एक्साइटमेंट और मोटिवेशन मिलती है, फिर एक्साइटेड होता है बंदा, उसको समझ ही नहीं आ रही होती कि क्या करना। अगले 3 महीने कंफ्यूजन बनना शुरू होती है, डायरेक्शन नहीं उसको, वो कहती है यार, एस्पिरेंट कहता है कि मैं किधर जाऊँ यार, क्या करूँ अब, क्योंकि वो पहले 3 महीने वेस्ट कर चुका होता है। अगले 2 महीनों में पैनिक बनना शुरू हो जाता है। अच्छा, फिर वो इधर उधर जाता है, किसी मेंटोर के पास अगर वो पहले है भी ना, तो उसको तसल्ली नहीं होगी, वो इधर उधर जाता है। मेरा स्टूडेंट जब भी इधर उधर जाता है तो उसको मेरी वही बात याद आती है कि यार स्ट्रक्चर के अलावा कुछ नहीं था कराना उसने, तूने अभी फजूल अपना 25-30 हज़ार 10-15 हज़ार ज़ाया किया उधर, जो एक सिटिंग की मार थी जो मैं तुम्हें फ्री करवा चुका था। आखिरी 3 महीने में फिर सेल्फ डाउट बनना शुरू हो जाता है,
एफर्ट्स तो कर रहा होता है लेकिन सेल्फ डाउट का शिकार होता है, और एंड पे मेजॉरिटी को डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट मिलता है डिस्पाइट वेस्टेज ऑफ लैक्स। पैसे जाया कर देता है, एनर्जी जाया कर देता है, टाइम जाया कर चुका होता है वो। ये क्रिटिकल फ्लॉ को हाईलाइट करता है। स्टूडेंट एफर्ट तो कर रहा है लेकिन उसकी ट्रेनिंग नहीं हो रही एनालिटिकल थिंकिंग में, क्रिटिकल थिंकिंग नहीं उसकी डेवलप हो रही, कॉमन सेंस वो यूज नहीं कर पा रहा, उसके अंदर है वो निकल के बाहर नहीं आ रही, तो वो उसकी परफॉर्मेंस को नीचे ले जाती है। यही बातें नीचे इस स्लाइड में है कि आपको फजूल किस्म के इंट्रोडक्शन टेम्पलेट्स बना के एकेडमीज देंगी, कंक्लूजन टेम्पलेट्स, हेडिंग्स, कोटेशंस के याद कर लो, ये कर लो। नहीं यार, इम्प्रोवाइजेशन टॉपिक वाइज। जब तक आप देखेंगे नहीं, वो कहते हैं मैन इज नोन बाय अ कंपनी ही कीप्स। मेरी सारी जिंदगी भी इसी के ऊपर खड़ी है कि मैंने हमेशा अपने से सीनियर्स, अपने से लाइक लोगों को, मैं उनके साथ जुड़ा हूं डेलिबरेटली, और मैंने उनसे चीजें सीखी हैं देख के, फिर उनको इम्प्रोवाइज कर लिया अपने हिसाब से। कॉन्सेप्ट लेयरिंग पे फोकस नहीं करते, थ्योरी इंटीग्रेशन नहीं कराते, कुछ चीजें नहीं पढ़ी होती, आर्गुमेंट बनने की मुश्किल काम है ना यार, कौन पढ़े और फिर आपको पढ़ाए, मुश्किल काम है। जब सिंपल चूरन बिक रहा है तो फिर क्यों मेहनत करें? खाली टैग्स दिखा के चूरन बिक रहा है तो क्यों मेहनत करें? मल्टी डायमेंशनल थिंकिंग डेवलप नहीं होती, क्यों? क्योंकि आपको रीडिंग की आदत नहीं होती, आप उस सेमेस्टर सिस्टम से निकल के आए हैं, या वो ईयरली जो भी आप जिसमें भी आपने डिग्री की है, इंटेलेक्चुअल फ्रेमिंग नहीं है आपकी, वन नाइट स्टडी है लास्ट, ऑल इन वन एनालिटिकल अप्रोच नहीं होती, रेफरेंसिंग नहीं आती है आपको। मेरा एक सेशन चलता है बुक सेशन, उसके अंदर तकरीबन कोई 35 या 40 प्लस बुक्स इस दफ़ा मेरा है प्लान दोबारा करवाने का। और वैसे भी हर टॉपिक में डिफरेंट रेफरेंसिंग चल रही होती है, और आई एम कन्विंस्ड अनफ कि इस रेफरेंसिंग को भी हमने बिल्कुल ऑथेंटिक स्टाइल्स होते हैं रेफरेंसिंग के, जो पीएचडी लेवल पे यूज होते हैं, वो करने हैं। जब आपका पर्चा ऐसे एपीए स्टाइल्स की रेफरेंसिंग में एग्जामिनर के पास जाता है ना, तो उसका दिल खुश हो जाता है। वो कहता है यार कि एक भी बच्चे, ये पीछे कोई रिपोर्ट है किसी साल की, अब मुझे उसका साल नहीं याद आ रहा, तो उसने लिखा था कि ये रेफरेंसिंग नहीं बच्चों को आती, की नहीं किसी ने। तो ये भी इस दफ़ा मैंने, आई एम कन्विंस्ड अनफ कि ये होनी चाहिए, ये भी आपको इस दफ़ा सिखाई जाए। फिर जी आते हैं सेशन की डिटेल्स की तरफ। यहां तक बात समझ आती है जी सबको? एपीए स्टाइल है जी, एपीए स्टाइल में ज़्यादा चलती है। फिर थोड़ी सी मैं आपको सेशन डिटेल्स के बारे में बता देता हूँ। हम कल एक टॉपिक करेंगे, आज नहीं करेंगे, आज सिंपल ओरिएंटेशन है, आपके सवालात लूंगा, ये थोड़ी सी मैंने कन्फ्यूजन दूर करनी थी। सेशन डिटेल्स हैं जी, ये स्टार्ट हो रहा है फेब 21 से, आज ओरिएंटेशन हो रही है, ये चलेगा अक्टूबर तक, अक्टूबर एंड तक। इसमें आपको मैंने करवाने हैं 40 प्लस टॉपिक्स, टॉपिक्स जिसमें ब्रॉडर थीम्स ऑटोमेटिकली कवर हो रही होती हैं। अब इसकी फीस है जी, ये आपके सामने लिखी हुई है। अब स्टूडेंट पैनिक कर जाता है कि यार इतनी फीस क्यों रख दी सर ने? ये कोई 1 महीने की फीस नहीं है, ये 2 महीने की फीस नहीं है, ये 8 महीने की फीस है, जो कि सिर्फ इतनी पर मंथ बनती है। किसी को मसला होता है, उसको हम 2 इंस्टॉलमेंट्स कर देते हैं, जिससे उसके ऊपर बर्डन और कम हो जाता है। ये इतने पैसे हैं कि आप एक सिटिंग में किसी दोस्त के साथ डिनर या लंच करते हुए खा जाते हो। आप किसी और जगह पे जाते हो तो आप उधर सिर्फ स्ट्रक्चर का 40-40 हज़ार देते हो, स्ट्रक्चर का, जो कि मैं आपको फ्री वन सेटिंग में करवा देता हूँ। जो मेरे पुराने स्टूडेंट्स हैं वो जानते हैं, जो नए हैं वो जान जाएंगे। रैंडम शॉर्ट कोर्सेज पे आप खर्च दोगे
कोई डिनर या लंच पे खर्च दोगे, लेकिन आपको आफ्टर द फेलियर फिर रिग्रेट होगा। ये जो दूसरी या तीसरी अटेम्प्ट वाला स्टूडेंट होता है ना, उसको इस चीज़ का बहुत अच्छे से आइडिया हो जाता है। पहली अटेम्प्ट वाला है, उसमें बहुत ही कम होते हैं जो अक्लमंद होते हैं, जो बताने से समझ जाएं। वाइज वही होता है ना जो दूसरों की मिस्टेक्स, अदर्स मिस्टेक से सीखता है, ना कि खुद ठोकर खा के तो फिर वापस आए। तब तक वो अपना टाइम, एनर्जी और मनी वेस्ट कर चुका होता। तो मेरी आपके साथ 8 मंथ्स की कमिटमेंट है। मुझे आपकी सीरियसनेस रिक्वायर्ड है, इंटेलेक्चुअल डिसिप्लिन रिक्वायर्ड है, कंसिस्टेंसी रिक्वायर्ड है। क्लासेस मेरी होती हैं सैटरडे संडे रात 9:15 से 11 बजे तक। मेरी कोशिश होती है कि मैं एक क्लास में एक पूरा टॉपिक करवा दूं। कई दफ़ा होता है 2 क्लासेस में भी चला जाता है। तो डिपेंड्स कि कितना मैंने उसके ऊपर आपको नॉलेज डेवलप करवाना है, नहीं करवाना। सैटरडे संडे ये आज से, इस वीक से शुरू हो गया। कल भी फ्री क्लास होगी। कल हम एक टॉपिक करेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा। मैंने आज डायरेक्ट टॉपिक नहीं स्टार्ट करवाया, डिलिबरेटली नहीं करवाया। तो मेरी फ्री क्लास में भी वही चल रहा होता है जो रेगुलर क्लास का पार्ट होता है। इवेल्युएशंस का जहाँ तक सवाल है, वो स्टार्ट होती हैं जी अक्टूबर से फेब तक। ये आखिरी जो 4 महीने हैं ना, लास्ट 4 मंथ्स, वो लिखने के हैं। स्टूडेंट उसमें लिखता है, चेक करवाता है, रगड़ा खाता है, बहुत ज़्यादा रगड़ा खाता है, क्योंकि मैंने बर्बादी के टिक्स नहीं लगाने होते, नहीं लगाने होते। आखिरी 4 महीने लिखने के हैं। उससे पहले नॉलेज डेवलपमेंट है, टॉपिक्स करना है, हमने देखना है कैसे हो रहे हैं कैसे नहीं हो रहे। आप नोट करोगे, आपको नोट्स भी मिलेंगे उसके साथ। आपको रीडिंग्स भी मैं देता हूँ, बड़ी मज़े मज़ेदार की चीज़ें जो हैं वो शेयर हो रही होती हैं, अच्छी ऑथेंटिक, क्योंकि आई हैव द सब्सक्रिप्शंस ऑफ मैनी प्लेटफॉर्म्स। तो वो सारी चीज़ें आप लोगों के साथ भी मैं शेयर करूँगा। एंड पे जी ये पोस्टर है, वो आपको मैंने सारा समझा दिया। तो आई थिंक कि मैं अपनी बात कन्वे कर चुका हूँ। तो जिसने, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो वो इस नंबर पे रब्ता कर सकता है, 0316 6867 525। 0316 6867 525। सादिया हमारी कोऑर्डिनेटर। ठीक है जी, यहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करूंगा और अब आपके सवालात लूंगा।